Hello everyone, welcome to Edugan Learning Academy. Today we are going to learn Chapter 7 of Geography. Chapter 7 of Geography, Lifeline of National Economy. This is our part 3. इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड कवर किया है जो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रेलवेज़। इससे पहले हमने रोडवेज कवर किया है। इस क्लास में हम रेलवेज एंड वाटरवेज एंड पाइपलाइंस को कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस लेसन को शुरू करते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट उन सभी ट्रांसपोर्ट में को इंक्लूड करता है जो यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स को ताकि वो मूवमेंट कर सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जैसे कि रोडवेज है वो रोड नेटवर्क का यूज़ करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करने के लिए, वैसे ही रेल ट्रांसपोर्ट रेलवे ट्रैक्स का यूज़ करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले है रेलवेज। रेलवेज को प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि जो रेलवेज है वो लार्ज वॉल्यूम में पैसेंजर या पीपल कह सकते हैं उनको लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाता है अलोंग विथ फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में मालगाड़ी कहते हैं। हैवी एंड बल्की गुड्स, उन दोनों चीज़ों को लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल करने की कैपेसिटी रेलवेज की होती है। इस वजह से रेलवेज को प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल का काम होता है और सभी स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में डिसिप्लिन कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, वैसे ही प्रिंसिपल ये सभी ट्रांसपोर्टेशन मोड में एक प्रिंसिपल की तरह ही है कि इसकी कैपेसिटी और ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले ज़्यादा होती है। एंड इसमें एक और चीज़ है कि सेफ्टी, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के साथ हम लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं विद हैवी एंड बल्की गुड्स। तो जो हमारी फर्स्ट रेलवे लाइन थी वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स के टाइम ड्यूरेशन जो कि था 1853 के टाइम सबसे पहली रेलवे लाइन स्टार्ट किया गया कहाँ से? बॉम्बे से थाने तक। बॉम्बे से थाने, बॉम्बे उस समय का मुंबई, आज का मुंबई है, उस समय बॉम्बे के नाम से जानते थे। एंड इसकी टोटल डिस्टेंस जो रेलवे लाइन की थी वो थी 34 किलोमीटर। तो उस टाइम से अब तक रेलवे के ने नियरली 160 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम स्पेंड कर लिया है इंडिया में। मीन्स 160 ईयर पुराना है इंडियन रेलवेज। एंड लास्ट 30 ईयर्स में आज तक कोई भी रेलवे में स्ट्राइक नहीं हुए हैं। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ पे वर्क करते हैं, फिर भी आज तक कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है। एंड जो हमारी इंडियन रेलवेज़ है उसका नेटवर्क भी बहुत लार्ज है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इट्स डिमांड एंड सप्लाई टू फुलफिल इट्स डिमांड एंड सप्लाई रिक्वायरमेंट्स। तो जो इंडियन रेलवेज है वो वर्ल्ड में 4th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ इट्स नेटवर्क। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? यूएसए। सेकेंड नंबर पे चाइना। थर्ड नंबर पे रशिया एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया। किस टर्म में? रेलवे नेटवर्क की टर्म में। तो रेलवे में सिर्फ यही नहीं होता कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम पैसेंजर एज वेल एज गुड्स को ट्रैवल करते हैं, बल्कि हम रेलवेज़ का यूज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम रेलवेज़ का यूज़ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम रेलवे में बैठे बैठे ही बहुत सारी लोकेशंस को इंजॉय कर सकते हैं। हमारे जो पार्थ है उसमें ट्रैवल करते वक्त हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं ट्रेन में रहकर भी। कुछ पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थलों पे भी हम यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। कुछ स्पेशल ट्रेन भी बनाए गए हैं जो पर्टिकुलरली हर तीर्थ स्थल को कनेक्ट करता है ताकि डायरेक्टली पैसेंजर जो है वहीं तक ट्रैवल कर सके। लग्जीरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ भी जर्नी भी प्रोवाइड करता है बिकॉज यहाँ पर हर सेक्शन ऑफ पीपल, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, उन सभी के अकॉर्डिंग फेयर प्राइस रखा गया है एंड कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है
ताकि जर्नी के टाइम ड्यूरेशन तक किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। जो इंडियन रेलवेज़ है उसमें नियरली 7030 स्टेशंस है, एंड जो उसकी रूट लेंथ है वो टोटल कितना कवर करता है, 63,974, हम कह सकते हैं 64,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं थ्रू रेलवेज। एंड 8,593 लोकोमोटिव्स का मतलब है इंजन्स का काम क्या होता है, और सारे जो भी बोगी है उन सभी को कनेक्ट करना एंड एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक ट्रेवल करना, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। सो इंजन इज लाइक द ब्रेन ऑफ द रेलवे, एंड 51,030 पैसेंजर्स को एक साथ लेकर ट्रेवल करता है। एंड ये डेटा किसके अकॉर्डिंग है, 2010 के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कितने टाइप के ट्रैक्स होते हैं एंड क्या ये सारे ट्रैक्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नैरो गेज की। तो नैरो गेज में सबसे इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि गेज का मतलब क्या होता है। गेज एक्चुअली में जो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उनको हम कहते हैं गेज। तो उनके बीच का डिस्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, जब सबसे पहले रेलवे नेटवर्क स्टार्ट किया गया, उस समय जो रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो गैप था, जो डिस्टेंस था, वो बहुत कम था, तो वो नैरो गेज के अंडर आते थे। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि तब ट्रैफिक एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इतने अमाउंट पे नहीं थे। जैसे ही कंट्री में डेवलपमेंट हुआ एंड कंट्री डेवलपिंग स्टेज में आया, तब हमें ज़रूरत पड़ी कि रेलवे जो गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रैवल कर रहा है लेकर, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इसलिए हम शिफ्ट हुए नैरो गेज से मीटर गेज तक एंड मीटर गेज से देन ब्रॉड गेज तक। तो जो मीटर गेज है उसके बीच जो रेलवे ट्रैक्स है उनके बीच का डिस्टेंस होता है 1 मीटर, एंड ब्रॉड गेज के बीच का डिस्टेंस होता है 1.6 मीटर। सबसे पहले ब्रिटिशर्स के अंडर हमारे रेलवेज थे, बट 1950 के बाद जो रेलवेज था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया। तो उस समय क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए हमारे रेलवेज में। सबसे पहला चेंज ये आया कि जितने भी नैरो गेज या मीटर गेज थे उन सभी को चेंज किया गया ब्रॉड गेज में। क्यों? क्योंकि हमें रेलवेज की एफिशिएंसी को बढ़ाना था। सेकेंड थिंग, सबसे पहले जो रेलवेज थे वो स्टीम इंजन्स पर चलते थे, बट अब जो रेलवेज है वो डीजल्स का यूज़ करते हैं ताकि वो लॉन्गर डिस्टेंस पे हैवी गुड्स एंड बल्की गुड्स के साथ ट्रैवल कर सके, बिकॉज पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है एंड उसके अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ रही है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है रेलवेज का। तो जैसे हमें पता है कि हमारे जो फिजियोग्राफी है वो इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ एरियाज प्लेन है, कुछ एरिया हिली रीजन है, कुछ एरिया माउंटेनस रीजन है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे रेलवे का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि किसी एरिया में रेलवे की जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा है, किसी एरिया में कम है। तो क्या क्या वो फैक्टर्स है वो जान लेते हैं। तो 3 फैक्टर्स जनरली जो है रेलवेज के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। सबसे पहला है फिजियोग्राफिक, देन है इकोनॉमिक एंड देन है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो फिजियोग्राफी में क्या क्या आते हैं, तो टोपोग्राफिक फीचर्स। टोपोग्राफिक मीन्स कोई रीजन प्लेन है, कोई रीजन या फिर प्लेटू है, हिली रीजन्स है। तो सबसे पहले प्लेन रीजन की बात करते हैं। जो प्लेन रीजन है वहाँ पे फ्लैट लैंड होते हैं, एंड फ्लैट लैंड की प्रेजेंस की वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसको फुलफिल करने के लिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना या कंस्ट्रक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे जो रेलवेज़ का नेटवर्क है वो ज़्यादा डेंस है। देन अगर हम बात करते हैं हिमालयस माउंटेन की, हिमालयन रीजन जैसा कि हमें पता है वहाँ पे स्लो ग्रेडियंट जो है वो हाई रिलीफ फीचर्स वाले है, एंड वहाँ पे बहुत मुश्किल है रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन करना। इस वजह से भी वहाँ पे जो रेलवेज है वो बहुत कम है, एंड सेकेंडली वहाँ पे बहुत कम लोग भी रहते हैं, इस वजह से भी। देन बात करते हैं रिवर्स की। रिवर्स हमें पता है रिवर्स फ्लोइंग है, और इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम यहाँ रिवर के बीच से रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन कर पाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रिज बना सकते हैं थ्रू रिवर। तो ब्रिज बनाने में बहुत कॉस्ट स्पेंड होता है, एंड सेकेंडली मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी होती है। टाइम टू टाइम हमें रेलवे ट्रैक, जो ब्रिज पे रेलवे ट्रैक्स है उनका भी ध्यान रखना है, एंड साइड बाय साइड हमें ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिज
भी सही कंडीशन में है या नहीं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल की डेथ हो सकती है। तो रिवर पे कंस्ट्रक्शन करना ब्रिज का बहुत कॉस्टली है, इस वजह से भी हम एक रेलवे लाइंस नहीं बनाते एंड ये एक ऑब्स्टिकल्स की तरह भी काम करता है। इस वजह से भी रिवर एक बैरियर की तरह काम करता है, जिसके कारण रेलवे नेटवर्क बहुत कम होता है उस एरिया में। देन बात करते हैं वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट में जैसे हमें पता है जो सॉइल है वो किस टाइप का होता है, सैंडी सॉइल। एंड सैंडी सॉइल में बहुत मुश्किल होता है रेलवे ट्रैक्स को कंस्ट्रक्ट करना, जिसके कारण वहाँ पे भी रेलवे नेटवर्क नहीं कम होता है। एंड उसके बाद और भी फैक्टर्स है, जैसे कि स्वैम्स यानी दलदल इलाका, या फिर हम कह सकते हैं फॉरेस्ट रीजन। ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं रेलवे की डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को। देन बात करते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स कि इस एरिया में डिमांड कितनी है एंड किस एरिया में सप्लाई कितना हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया हमें पता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड रीजन्स है, वहाँ ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। तो एग्रीकल्चर के जो भी एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि क्रॉप्स हो गए या फिर फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सब की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की। तो इसलिए इन रीजन्स में रेलवे का कंस्ट्रक्शन किया गया और वहाँ पे रेलवे की डेवलपमेंट की गई है। वैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि हो गए छत्तीसगढ़, ओडिशा या झारखंड, इन सभी स्टेट में भी क्या है, वो मिनरल बेस्ड स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट है। तो उन मिनरल्स को रिक्वायर्ड स्टेट जहाँ पे उनकी डिमांड है उन स्टेट तक पहुँचाने के लिए भी में रेलवे की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए भी रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव में सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ या फिर कैसा वहाँ का माहौल है, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। जैसे कि कुछ रीजन्स जो है वो नक्सलाइज के अंडर आते हैं, तो नक्सलाइज जो है वो क्या कर सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं रेलवे पे, पैसेंजर्स के लिए एक थ्रेट हो सकता है, जिसके कारण भी हम उस एरिया में रेलवे नेटवर्क नहीं बनाते। इस वजह से भी एक फैक्टर है जिससे इफेक्ट करता है रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन। देन आते हैं बॉर्डर। बॉर्डर पे अगर हम रेलवे नेटवर्क बनाते हैं तो सबसे पहले एक डिफेंस पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि वहाँ पे सेफ्टी होगी कि नहीं होगी। तो वहाँ पे भी अनस्टेबल इन्वायरमेंट होने के कारण वॉर होते रहते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे भी रेलवे का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है। देन बात करते हैं कि रेलवे नेटवर्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि कुछ पैसेंजर बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। बिना टिकट के ट्रैवल करेंगे तो रेलवे का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो जो पर्सन रेलवे में काम कर रहे हैं उनको इनकम कहाँ से मिलेगा। तो जो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देन आते हैं जो ट्रैक्स है वो भी बहुत ओल्ड है, उनको भी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, पर उन पे कोई ध्यान नहीं देता। देन चोरी एंड डकैती भी रेलवे में बहुत होती है। देन नेक्स्ट है स्टॉप ट्रेन्स एंड अननेसेसरी चेन पुलिंग। कुछ लोग मज़े के लिए चेन पुलिंग करते हैं एंड कैंसिलेशन एंड डिले। कुछ लोग ट्रेन की टिकट बुक करके फिर डिले कर लेते हैं, डिले भी हो जाता है किसी कारण की वजह से। एंड फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट रेलवे में होता ही रहता है। कभी ट्रेन पटरी से नीचे गिर जाता है या फिर ट्रेन के बीच में कोई एनिमल आ जाता है। तो इन फैक्टर्स से भी ट्रेन में एक्सीडेंट्स होते हैं, और जब ट्रेन में एक्सीडेंट होंगे तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर जो है उनका भी एक्सीडेंट होगा। फिर पुअर मेंटेनेंस, रेलवे के मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से भी बहुत पुअर मेंटेनेंस है, कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं देता। एंड कंस्ट्रक्शन भी इजी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत कॉस्ट रिक्वायर होता है। देन बात करते हैं पाइपलाइंस। पाइपलाइंस एक न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड किया गया है, अभी आया है रिसेंटली। एंड पाइपलाइंस के थ्रू हम वाटर को ट्रांसपोर्ट करते थे पहले, बट आज के टाइम में हम जो पाइपलाइंस है उससे हम क्रूड ऑयल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कह सकते हैं जो भी लिक्विड सब्सटेंस है उनको ट्रैवल कर सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, बट सॉलिड सब्सटेंस को भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट इन ओनली पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक
ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सप्लाई कहाँ से करनी है एंड कहाँ डिमांड है। इसके बीच का कोई कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि जहाँ पे सप्लाई है वहाँ पे एक कोई सप्लाई कर सकता है एंड डिमांड जहाँ पे भी है वहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इनिशियली कंस्ट्रक्ट करते हैं पाइपलाइंस को, तब सबसे ज़्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये बहुत लॉन्ग चेन ऑफ पाइपलाइंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो एक इंसुलेटिंग पाइप होगा। ऐसे पाइप जो प्रिवेंट करेंगे क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम को किसी भी कंडीशन में कि वो फ्लो करे बिना लीकेज के। एंड ये भी ध्यान रखना है कि वो जब एक्सप्लोसिव मटेरियल कैरी करे तो पाइप के थ्रू कोई भी लीकेज ना हो या कोई भी टाइप का एक्सीडेंट ना हो। तो इनिशियली जो है जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है पाइपलाइंस का, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड होता है एंड बाद में इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। इसलिए पाइपलाइन उस तरीके से भी इम्पॉर्टेंट है एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव है कि एक टाइम पैसा स्पेंड करके हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। देन एडवांटेजेस क्या हैं पाइपलाइंस के? तो पाइपलाइंस का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन से करते हैं तो रूल आउट डिले ट्रांसपोर्टेशन लॉस का मतलब है, इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम सपोज कीजिए कोई भी गुड्स है उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी और स्टेट में, तो उस पर कुछ टाइप के टोल टैक्स लगते हैं। अगर हम यूज़ करते हैं रोडवेज का या शिप्स का, तो उन पे कुछ टाइप के टैरिफ्स या फिर टोल टैक्स इस टाइप की चीज़ें लगती हैं। बट अगर हम बात करें पाइपलाइंस का, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से हमें सप्लाई करना है और जहाँ उस चीज़ की डिमांड है वहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन एंड देन वो जहाँ डिमांड है वहाँ तक पहुँच जाएगा। और रेगुलर सप्लाई हो सकता है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर सकता है, इससे गैस भी फ्लो करेंगे, ऑयल भी फ्लो करेंगे। एंड ये ऐसे कोई भी रीजन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का मतलब है कि ये ऐसा नहीं देखेगा कि ये फॉरेस्ट रीजन है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ फैक्टर मैटर करती है कि वहाँ पाइप के थ्रू कनेक्टिविटी है या नहीं है, बस। देन इंडिया में इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स कहाँ कहाँ है जहाँ पे पाइपलाइन स्टार्ट की गई है? सबसे पहले है कि आसाम में गुवाहाटी से उत्तर प्रदेश में कानपुर तक, वहाँ तक ऑयल फील्ड की पाइपलाइन है जो नियरली 1167 किलोमीटर की लेंथ है। तो इतनी लंबी पाइप है जिसके थ्रू हम ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कहाँ से? आसाम में गुवाहाटी से टू यूपी में कानपुर इलाहाबाद तक। देन सेकंड है फ्रॉम सलाया रीजन टू पंजाब जलंधर। तो इन बिटवीन जो भी स्टेट आते हैं वो इन स्टेट ये इस पाइप के थ्रू हम क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इन बिटवीन जो भी स्टेट आते हैं उन सभी में क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन इस पाइपलाइन नेटवर्क के थ्रू होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सलाया गुजरात से लेकर जलंधर पंजाब तक। देन थर्ड आते हैं जो कंस्ट्रक्ट किया है किसने? गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। इसमें स्टार्ट होता है गुजरात से, हजीरा से कानपुर तक, लखनऊ तक उत्तर प्रदेश में। तो इन बिटवीन कौन कौन से स्टेट आते हैं? एच फॉर हजीरा गुजरात, वी फॉर विजयपुर मध्य प्रदेश, इन बिटवीन यहाँ पे आ रहे हैं मध्य प्रदेश, एंड देन जगदीशपुर यूपी में। तो जगदीशपुर नियर टू लखनऊ ही है। तो HVJ, इसे ऐसे याद रखना है, HVJ, H फॉर हजीरा, V फॉर विजयपुर एंड J फॉर जगदीशपुर। तो ये पाइपलाइन नेटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी करना है आप सभी को। देन बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट जो वाटर को मीडियम की तरह यूज़ करते हैं ताकि जो भी ट्रांसपोर्ट है वो ट्रैवल कर सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जैसे शिप हो गए, कार्गो हो गए या फिर ये
तो वाटरवेज जो है वो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एंड ये हैवी एंड बल्की गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा सकते हैं एंड फ्यूल एफिशिएंट भी है क्योंकि यहाँ इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पोल्यूशन बहुत कम होता है। सबसे कम पोल्यूशन जो कॉज करता है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट इन कंपैरिजन टू एयरवेज जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह हैं एंड किसके कंपैरिजन में, रोडवेज के। इन सभी से सबसे कम पोल्यूशन जो है वो कॉज करता है वाटर ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन का एमिशन होता है, सबसे कम। तो इंडिया के पास इनलाइन नेविगेशन मतलब इन बिटवीन द स्टेट्स ओनली या इनसाइड द कंट्री ओनली। जब हम एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, इनलाइन नेविगेशन के अंडर। तो वो नियरली 14,500 किलोमीटर तक है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे कम जो ट्रेड है वो हम वाटरवेज के थ्रू करते हैं, 1% से भी कम। बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम रोड से करते हैं या रेलवे नेटवर्क का यूज़ करते हैं, बट 1% से भी कम हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करते हैं किससे, वाटरवेज से। इंडिया में नियरली 111 ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड नेशनल वाटरवेज है। ये कब बताया गया था, नेशनल वाटरवेज 2016 एक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे इंडिया में कुछ वाटरवेज है जो हमें याद रखना है। सबसे पहले है नेशनल वाटरवेज 1 गंगा से भागीरथी तक। सो नेशनल वाटरवेज 1 गंगा से भागीरथी यहाँ से स्टार्ट होता है एंड भागीरथी रिवर तक एंड होता है। सो ये कवर करता है उत्तर प्रदेश को, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। टोटल लेंथ कितनी है, 1620 किलोमीटर। सो जो नेशनल वाटरवेज 1 है वो कहाँ से कहाँ तक है, गंगा से भागीरथी तक। गंगा से भागीरथी तक क्या है, नेशनल वाटरवेज 1। देन आते हैं नेशनल वाटरवेज 2 जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है धुबरी से सदिया तक। तो यही ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही नेशनल वाटरवेज 2 धुबरी से सदिया तक। ये आसाम में ही है सिर्फ। ये 4 स्टेट्स को कवर करता है, पर जो नेशनल वाटरवेज 2 है वो सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेट को कवर करता है, दैट इज आसाम ओनली। तो आसाम में धुबरी से सदिया तक क्या है, नेशनल वाटरवेज 2 जिसकी लेंथ है नियरली 891 किलोमीटर। देन आते हैं नेशनल वाटरवेज 3। ये बहुत इजी है लर्न करना क्योंकि नेशनल वाटरवेज 2 एंड नेशनल वाटरवेज 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट को कवर करते हैं। तो नेशनल वाटरवेज 3 सिर्फ और सिर्फ ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला में कहाँ से कहाँ तक है, केरला में शुरू होता है कोट्टापुरम से कोलम तक जिसकी लेंथ है 205 किलोमीटर। देन आते हैं नेशनल वाटरवेज 4 काकीनंदा एंड पुडुचेरी। ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट को कवर करता है, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक है, काकीनंदा कैनाल से लेकर पुडुचेरी तक। देन आता है नेशनल वाटरवेज 5। ये 2 स्टेट्स को कवर करता है, दैट इज वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, तालचर से धमरा तक। सो तालचर स्टार्ट होता है यहाँ से टिल दिस पॉइंट। सो दिस वन इज नेशनल वाटरवेज 5। नेशनल वाटरवेज 6 ये प्रपोज है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो आसाम में ही है एंड 100, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना, 121 किलोमीटर। सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल वाटरवेज 1 को याद रखना जो 4 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक। द नेशनल वाटरवेज जो 2 है वो सिर्फ और सिर्फ असम स्टेट में ही है, धुबरी से सदिया तक। नेशनल वाटरवेज जो 3 है वो कोट्टापुरम से लेकर ये सिर्फ और सिर्फ कोलम तक है, ये सिर्फ और सिर्फ केरला में ही है। देन आंध्र प्रदेश, तो ये जो नेशनल वाटरवेज 2, 3, 4 एंड 5 है ये सिर्फ एक स्टेट में है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो 4 स्टेट्स को कवर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। एडुकेट लर्निंग एकेडमी से जुड़े रहने के लिए
इस चैनल के नाम के साथ एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर आपको प्रेस करना है ताकि आपको आगे के सारे लेसन्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इस बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। कीप वॉचिंग।